क्लास 8 राजस्थान जीके ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन हमारा टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन है, नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सा क्वेश्चन से देख के आप बता सकते हैं, इसे नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई थी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होता है उदयपुर। संविधान में नगरपालिका किस अधिनियम के तहत है, तो अधिनियम होगा यहाँ पर 74। इसी प्रकार से यदि आपसे अनुसूची पूछी जाए तो ये हो जाएगी 12वीं, ठीक है, 12th नंबर पे आती है ये नगरपालिका। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितनी कार्यकारी विषय वस्तुओं का जो है वो उल्लेख है इस सूची में, ठीक है, किसके बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में। तो ये जो विषय वस्तु हो जाएगी, इनकी टोटल संख्या है 70, इनकी टोटल संख्या है 18। और यदि आपसे अनुच्छेद के बारे में पूछ लिया जाए संविधान में तो ये कौन सा आ जाता है, 243W, ठीक है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, जो नगर पालिका है उसके अध्यक्ष को कहा जाता है नगर पालिका अध्यक्ष। सबसे पहली जो नगर पालिका है वो बनी थी राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर उदयपुर में। उसके बाद में अधिनियम कौन सा है, तो ये है 74। सूची कौन सी है, तो 12वीं सूची है। विषय वस्तु कितनी है, 18 है। और इसके अलावा अनुच्छेद कौन सा है, तो 243W। क्वेश्चन है, आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती हैं। तो याद रखें 31 दिसंबर को। कब नहीं होती हैं, 31 दिसंबर को आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक नहीं होती है। ग्राम सभा जो होती है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसे परिभाषित किया गया है, याद रखें इसे 243B में परिभाषित किया गया है। साथ ही जो ग्राम सभा होती है वो पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय होती है और सबसे बड़ा निकाय भी होती है। तो यदि आपको इसमें इंटरेस्ट हो, आप ये जानना चाहें कि जो ग्राम सभा है उसके सदस्य बनने के लिए उम्र क्या होती है, तो कम से कम कितने साल का होना चाहिए, 18 ईयर्स। और ये जो ग्राम सभा होती है इसकी जो बैठक है वो साल में कम से कम 2 बार ज़रूर होती है। कम से कम बोला गया है, अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ग्राम सभा के बारे में क्या है, देखिए जो ग्राम पंचायत है उसकी स्थापना करने वाला राजस्थान जो है वो पहला राज्य है। क्या है, राजस्थान प्रथम राज्य है। राजस्थान में नगरीय स्वशासन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो जो नगरीय स्वशासन है या शहरी स्वशासन संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नगर निगम। क्या है, नगर निगम। चलिए थोड़ा अच्छे से समझते हैं, हम पढ़ रहे हैं नगरीय स्थानीय शासन। तो पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर शहरी स्वशासन के बारे में। तो इसके टोटली 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है नगर निगम, सेकंड है नगर परिषद और थर्ड वन है नगर पालिका। देखिए सबसे पहले नगर निगम को देखते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है ये। तो जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो, जनसंख्या कितनी होगी यहाँ पर, 5 लाख से भी ज़्यादा, वहाँ पर स्थानीय स्वशासन जो संस्था होती है वो क्या होती है, नगर निगम होती है। सेकंड नंबर पे आता है अपना नगर परिषद। यहाँ पर क्या होती है, 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम, यानी कि जहाँ पर जनसंख्या कितनी हो, 1 से 5 लाख, वहाँ पर क्या होती है, नगर परिषद। इसी प्रकार से जो नगर पालिका होती है वो क्या होती है, 1 लाख तक की आबादी के लिए होती है, ठीक है, लेस देन 1 लाख। अब हम बात करते हैं इन अलग अलग स्वशासन जो संस्थाएं हैं इनके अंदर अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नगर निगम की यदि बात की जाए तो यहाँ पर होते हैं महापौर। कौन होते हैं यहाँ, महापौर। और इन्हें कई जगह पे क्या कहा जाता है, या फिर आप इसे कह लीजिए मेयर, ठीक है, महापौर या मेयर इसे कहते हैं। इसी प्रकार से जो नगर परिषद होते हैं उनके अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा सभापति। क्या कहेंगे, इन्हें सभापति। और जो नगर पालिका होती है उसे कहते हैं नगर पालिका अध्यक्ष। और इसी प्रकार यदि हम वर्तमान में बात करें तो राज्य में कितनी नगर निगम है, करीब 10 नगर निगम यहाँ पर है अपने राज्य में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन नगर परिषद की, ठीक है। तो जो नगर परिषद है वो कितनी है, 34 है। और इसी प्रकार नगर पालिकाएँ जो है वो कितनी है, 169। अब ये जो संस्थाएं हैं इनका प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो देखिए हर एक जो वार्ड होता है नगर का उसमें क्या होते हैं, पार्षद चुने जाते हैं और उन्हीं में से जो है अलग अलग अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये चुने जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि शहरी स्वशासन में कौन होती है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा
पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, तो ये है 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। याद रहे, वेरी इम्पोर्टेंट। अब आप ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको ऐसा भी मान सकते हैं कि सपोज ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, जैसे अभी हमने नगरीय स्वशासन देखा था, उसी प्रकार से ये क्या है, एक तरीके से ग्रामीण स्वशासन है। अब यहाँ से क्वेश्चन रिलेट करेंगे हम कि जो स्थानीय स्वशासन है उसके पिता किसे कहते हैं, तो ये कौन है, दिस इज रिपन, लॉर्ड रिपन। ओके, आप रिपन नाम याद रखेंगे इससे रिलेटेड। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने ही देश में जो है ठोस बुनियाद रखी थी इसकी, किसकी, स्थानीय स्वशासन की। कब, 1882 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था से क्या बन सकता है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कब इसका उद्घाटन हुआ था। तो याद रखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर जिले में, कब, कहाँ, नागौर जिले में। ठीक है, और किसके द्वारा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 1959 में ये जो है उद्घाटन किया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, याद रखें। तो इसी से संबंधित कई जो हैं समितियां भी बनाई गई, अलग अलग लोगों के सुझाव थे कि इस तरीके से बननी चाहिए, 2 स्तर की होनी चाहिए, 3 स्तर की होनी चाहिए। बहुत सारे सुझाव जो हैं किनके द्वारा दिए गए, समितियों के द्वारा दिए गए और उनका गठन किया गया था। और इसी प्रकार से अभी हमने पढ़ा था कि संविधान का जो संशोधन हुआ था वो 73rd हुआ था। ठीक है, अधिनियम कौन सा था, 1992 था। और ये कौन सा भाग है संविधान में, तो ये भी याद रखिएगा, भाग 9 में है ये। अनुच्छेद कौन सा है ये, तो ये है 243 से लेकर के 243O तक। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है, जो मुखिया है वो कहलाता है सरपंच। और ये जो सरपंच होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राम सभा के सभी वयस्क सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर किस तरीके से प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से ये जो सरपंच हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। और सोचिए, सरपंच को यदि त्यागपत्र देना है किसी कारण से, तो वो किसे देंगे, वो विकास अधिकारी को देते हैं। इसी तरीके से जो अध्यक्ष या मुखिया होता है वो सरपंच होता है। इसी प्रकार से आप उप मुखिया कह लीजिए या उपाध्यक्ष कह लीजिए, वो कौन होता है, तो वो कौन हो जाएगा, उप सरपंच हो जाएगा। ठीक है, अभी जो उपाध्यक्ष होता है, उप सरपंच होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, तो उसका भी निर्वाचित पंचों द्वारा बहुमत के आधार पर अपने में से ही कोई एक चुन लिया जाता है। अब जो उपाध्यक्ष है वो भी त्यागपत्र विकास अधिकारी को ही देते हैं। इसी प्रकार यदि बैठक की बात करें हम ग्राम स्तर पर, तो वो 15 दिन में कम से कम एक बार होनी जरूरी है। क्या है, 15 दिन में कम से कम एक बार। तो इस प्रकार जैसे कि हम यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम स्तर पर होती है और ये निम्नतम स्तर पर होती है। तो जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पर उसमें कौन कौन होते हैं, सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं और पंच होते हैं। तो अभी देखा जाए तो राजस्थान के अंदर 11,341 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी ग्राम पंचायत हैं, 11,341। यहाँ पर जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी योग्यता की बात की जाए, तो आयु की बात की जाए तो कितनी होती है, 21 ईयर, 21 वर्ष का कम से कम वो होना चाहिए। और एक चीज़ और एड ऑन कर दी गई है कि साफ़ सुथरा उनके घर में क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। तो जिस प्रकार से यहाँ पर हमने बात की कि ग्राम स्तर पर कौन होता है, ग्राम पंचायत होती है मुख्य संस्था, उसी प्रकार से खंड स्तर होता है, उसमें कौन होती है, पंचायत समितियाँ होती हैं। और जो जिला स्तर होते हैं उस पर जिला परिषद होती हैं। क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुखिया कहलाता है, जिला परिषद का मुखिया क्या कहलाता है, जिला प्रमुख। और अभी बात की जाए तो कुल कितनी जिला परिषद है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, 33 होगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर होता है। ठीक है, सबसे निम्न स्तर ग्राम स्तर, फिर मध्य स्तर कौन सा होता है, खंड, और उसके बाद शीर्ष पे कौन होती है, ये जिला परिषद होती हैं। अब यदि जो अध्यक्ष होता है इसका, वो अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देता है, ये देते हैं संभागीय आयुक्त को। किसको देते हैं, संभागीय आयुक्त। अध्यक्ष मतलब वही जिला प्रमुख। अब इनकी बैठक के बारे में भी कुछ निर्धारित होता है कि इनको कब कब बैठक करनी है। तो ये जो है 3 माह में कम से कम एक बार, कब, प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार इनकी बैठक होनी चाहिए।
और यहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो कम से कम कितने होने चाहिए, 17 होने चाहिए। और जिस प्रकार से जनसंख्या अधिक होती जाती है उस पर अतिरिक्त 2-2 सदस्य जुड़ते जाते हैं। ठीक है। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? ये कहलाता है खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी, आपने नाम सुना होगा, बीडीओ साहब अपन बोलते हैं। ठीक है। बी फॉर ब्लॉक, डी फॉर डेवलपमेंट, ओ फॉर ऑफिसर, बीडीओ। खंड विकास अधिकारी जो होते हैं वो पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी होते हैं। पंचायत समिति जो होती हैं वो क्या है? पंचायती राज का मध्य स्तर होती है। चलिए कुछ और चीज़ें जान लेते हैं हम पंचायत समिति के बारे में। देखिए, ये जो पंचायत समिति होती है इनमें कौन कौन होते हैं? आपने सुना होगा हमारे प्रधान साहब। ठीक है। तो जो प्रधान होते हैं वो इन्हीं में होते हैं, पंचायत समितियों में। ठीक है। तो प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं और सदस्य होते हैं। और ये कैसे निर्वाचित किए जाते हैं? सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? जो पंचायत समिति होती हैं उसी के क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा ही निर्वाचित ये होते हैं। न्यूनतम आयु की बात कर ली जाए, ठीक है, यदि किसी को आप में से प्रधान बनना हो तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो निर्वाचित न्यूनतम सदस्य हैं वो कितने होने चाहिए? दैट इज़ 15, कम से कम ये तो होने ही चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है उसके अनुसार 2-2 अतिरिक्त सदस्य जो है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष हमने देख ही लिया था, कौन है? प्रधान होते हैं। अध्यक्ष यहाँ पर कौन होते हैं? प्रधान होते हैं। अगर अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वो किसे देंगे? जिला प्रमुख को। इसी प्रकार से इसमें भी हम बैठक की बात कर लेते हैं। यदि बैठक की बात की जाए तो 1 माह में कम से कम एक बार क्या होनी चाहिए? 1 माह में कम से कम एक बार। तो देखिए, अभी हमने किसकी बात की थी? इससे पहले जिला स्तर पर बात की थी, तो 3 माह में एक बार होनी चाहिए। जब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो 1 माह में एक बार होनी चाहिए। फिर और नीचे आते हैं ग्राम स्तर पर, तो वहाँ पर 15 दिन में कम से कम एक बार होती है। क्या होती है? 15 दिन में कम से कम एक बार। तो पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ये कहलाता है प्रधान। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया? राजस्थान की राजधानी जयपुर में खोला गया। और जयपुर में भी किस स्थान पर? क्योंकि ये ग्राम तो है नहीं, तो बस्सी में। कहाँ पर? बस्सी, जयपुर में। प्रश्न है, ग्रामीण प्रशासन का छोटे से बड़े का क्रम है। अभी हम पढ़े हैं छोटे से बड़े का क्रम। ठीक है। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगी इसके अंदर? ग्राम पंचायत। दूसरे नंबर पे कौन आएगी? पंचायत समिति। और तीसरे नंबर पे कौन आएगी? जिला परिषद। ठीक है। इस प्रकार से इसका क्रम होता है। तो इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सरपंच। पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? प्रधान। जिला परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जिला प्रमुख। अब क्वेश्चन है आपका कि जिला परिषद के कार्यों में शामिल है। जिला परिषद के कौन कौन से कार्य होते हैं? चलो आपको ये पता करना है। देखिए, कॉमन सा चीज़ अभी हम पढ़ रहे थे बैठक के बारे में। तो सबसे पहले तो क्या करना? बैठक और ग्राम सभाओं का पर्यवेक्षण करना। बैठक और जितने भी ग्राम सभाएं होती हैं उनका क्या करना? पर्यवेक्षण। इसके अलावा होता है निधियों का अंतरण करना। इसी प्रकार नॉर्मल सी बात है कि जनता की शिकायतें दूर करना। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आप एग्ज़ाम में आसानी से देख पाएंगे। आपको 5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, इनमें से पूछा जाएगा कि कौन से कार्य नहीं है, तो आपको उस पर टिक करके आना है। तो क्या करना है? जनता की शिकायतें दूर करना इत्यादि ये सारे जो काम हैं किसके रहते हैं? जिला परिषद के। अब देखिए, जो जिला परिषद होती है उनसे 2 छोटी संस्थाएं कौन सी होती है? ग्राम पंचायत होती है और पंचायत समिति होती है। ठीक है। तो ये क्या करेगी? ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच में कड़ी का कार्य करेगी। ठीक है। उनके बीच में समन्वय स्थापित करवाने का काम ये जिला परिषदें करती हैं। इसी प्रकार से जो ग्राम पंचायतें होती हैं और राज्य सरकार होती हैं, ठीक है, कौन होती हैं? ग्राम पंचायत व राज्य सरकार के बीच में भी ये समन्वय स्थापित करती हैं, कड़ी का कार्य करती है एक्चुअली। ठीक है। बीच में कड़ी का कार्य करती हैं। और ये जो ग्राम पंचायत होती है इनसे छोटी जो होती है उन्हें एडवाइस करती है, परामर्श देती है कि ऐसे आपको करना चाहिए। विकास कार्यों के बारे में राज्य सरकार को क्या देती हैं? सलाह देती हैं। इससे बड़ी क्या होती हैं? राज्य सरकार के पास जाएंगे ये लोग और उन्हें सलाह देंगे कि ये यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट की आवश्यकता है, यहाँ पे विकास होना चाहिए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। ठीक है। तो राज्य सरकार को सलाह कौन देगा? यहाँ पर ये जिला परिषद जो है वो सलाह देती है। इसी प्रकार पंचायत समिति के क्रियाकलापों की क्या करना? सामान्य देखरेख कर लेना, है ना। जितने भी विकास कार्यक्रम होते हैं उनको क्रियान्वित कौन करता है? यही करती है। ठीक है। विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना ये इनका कार्य होता है। तो मोटा मोटी ये सारे काम जो है वो किसके हो गए? जिला परिषद के।
अब देखिए इस प्रकार से हमने ये जो टॉपिक है कंप्लीट कर लिया है लगभग, लेकिन आप लोग जो है इसे पूरा और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा है कि जिला परिषद के कार्य क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं पंचायत समिति के क्या कार्य होते हैं, ग्राम पंचायत के क्या कार्य होते हैं ना, सरकारी अधिकारी कौन होता है, जैसे ग्राम स्तर पर कौन होता है, ग्राम सेवक होता है सरकारी अधिकारी। ओके, और अगर हम पंचायत समिति की बात करें तो यहाँ पर कौन होते हैं, BDO साहब होते हैं। इसी प्रकार से मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहाँ पर होता है, ये जिला स्तर पर। और कुछ क्वेश्चन आते हैं कि किसी अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाना हो तो कैसे हटाया जा सकता है। तो क्या होता है, जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका अविश्वास प्रस्ताव पारित होना चाहिए और उसमें कम से कम कितना बहुमत होना चाहिए, 3/4। तो ये आपको याद रखना है आंकड़ा कि 3/4 का बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटाया जा सकता है। और आपको न्यूनतम वर्ष भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं वहाँ पर यदि किसी को चुनाव लड़ना है तो उसकी योग्यता ये होनी चाहिए कि कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि 2 संतान से ज़्यादा किसी की है तो वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। बस इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि यदि कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसे इसकी श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, तो वहाँ पर 2 ही बच्चे जो हैं वो गिने जाएंगे। और उसमें भी कई डीप सारी बातें हैं, लेकिन आपको मोटा मोटी ये ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता तो होना आवश्यक है ही भाई। आप ग्रामीण स्तर पर चुनाव लड़ रहे हो तो आप ऑब्वियस सी बातें वहीं से होंगे आप। नई चीज़ ये हो गई है कि आपके घर में जो है शौचालय होना चाहिए, और वो भी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दिखावे के लिए रख रखा हो, क्रियाशील होना चाहिए, चालू होना चाहिए, उसमें सारी सुविधाएँ होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर शायद अब हटा दी गई हैं, पहले इसे लगाया गया था और वापस इसे हटा दिया गया है। तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया है, यहाँ पर मेनली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का था उसे हटा दिया है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि यहाँ पर महिलाओं को जो है वो आरक्षण दिया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है सभी वर्गों में सभी पदों पर, तो 1/3 कितना, 1/3 स्थान जो है वो आरक्षित किए गए हैं। हालांकि जनरली होता ऐसे है कि नाम महिलाओं का चल रहा है, कार्य कोई और कर रहा है, लेकिन फिर भी महिलाओं को इतना आरक्षण दिया है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि 1/3 आरक्षण किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखें। ये जो 1/3 आरक्षण है वो 73वें मूल संविधान के संशोधन अधिनियम के आधार पर है। ठीक है, लेकिन यदि अब और इसके बाद में बात की जाए तो इसके बाद जो है इसको 50% कर दिया गया है। ये था पहले, उसके बाद में कितना कर दिया गया है इसे, 50%, यानी कि 1/3 के स्थान पर 1/2। और बात यदि OBC की जाए तो OBC को कितना आरक्षण किया गया है, 21%। अब यदि ये पूछ लिया जाए कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका चुनाव कौन करवाता है, तो वो करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो इनके अध्यक्ष होते हैं। तो आपको करंट में पता होना चाहिए कि अभी अध्यक्ष कौन है। आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो आयुक्त रहे थे वो थे अमर सिंह राठौर जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्वेश्चन है, राजस्थान में कला एवं संस्कृति का एक्चुअली टॉपिक है ये, राजस्थान में कला एवं संस्कृति। तो जैसलमेर का जो सोनारगढ़ दुर्ग है वो किससे निर्मित है, ये निर्मित है पीले बलुआ पत्थरों से। अब देखिए गागरोन का दुर्ग कौन सा दुर्ग है। अब दुर्गों की भी अलग अलग श्रेणी है, ज़्यादा हम डिटेल में जाते हैं तो जो गागरोन का दुर्ग है वो एक्चुअल में जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है ये, जल दुर्ग। कौन से जिले में है ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछे हुए क्वेश्चन है सबके सब। ठीक है, तो डिटेल में आप लोग इसके बारे में और भी सर्च कर सकते हैं। तो जो गागरोन का दुर्ग है वो कहाँ पर है, झालावाड़ में। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, देखिए इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। और यहाँ पर क्या है, इसके आसपास में देखा जाए तो यहाँ पर संत ख्वाजा हमीनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। अब इस दुर्ग को जल दुर्ग क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो दुर्ग है वो 2 तरफ से नदी से घिरा हुआ है। ओके, काली सिंध नदी है, आहू नदी है, इसके संगम पर एक्चुअली ये स्थित है। और भी कई ऐतिहासिक बातों की वजह से ये जो गागरोन का दुर्ग है वो काफ़ी फेमस है। मिट्टी का किला नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जिला नहीं है यहाँ पर, क्या है, किला। कौन सा किला प्रसिद्ध है, तो ये किला है लोहागढ़ का किला, दैट इज लोहागढ़। कहाँ पर स्थित है ये बिल्कुल पता होना चाहिए, किले से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो ये भरतपुर जिले में स्थित है। और इस दुर्ग का निर्माण जो है वो किसने कराया था, महाराजा सूरजमल जी ने करवाया था। साथ ही इसे एक दुर्ग का नाम और दिया गया है, इसका अन्य नाम है अजयगढ़ का दुर्ग। क्या बोला जाता है इसे, अजयगढ़ का दुर्ग है, क्योंकि भारत का एकमात्र ये अजय दुर्ग है। क्या है, एकमात्र अजय दुर्ग है भारत का। द गोल्डन फोर्ट किस किले को
कहा जाता है? ये है जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला। इसे कहा जाता है द गोल्डन फोर्ट। इसे गोल्डन फोर्ट क्यों कहा जाता है? होता क्या है, जैसे ही सूरज निकलता है, ठीक है, सूर्योदय होता है, सूरज की किरणें इस किले पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सोने की वस्तु है, मतलब सोने के जैसा ये एकदम चमक उठता है। और इसे ही हिंदी में क्या कहा जाता है? सोनार का किला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? सोनार का किला आ जाए एग्जाम में, या फिर द गोल्डन फोर्ट आ जाए, ठीक है, जैसलमेर किला, ये सभी एक ही हैं। तो इस किले पर जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती है सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। इसे रेगिस्तान का दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि जैसलमेर जो है वो रेगिस्तानी इलाका है, रेगिस्तान का दुर्ग भी इसे कहा जाता है, और पूरे वर्ल्ड फेमस है एक्चुअल में ये। अब इस किले की खासियत इतनी क्यों है? जब भी यहाँ पर दुश्मन आक्रमण करने के लिए आते थे तो वो यही सर्च नहीं कर पाते थे कि इसका प्रवेश द्वार है कहाँ पर, ठीक है, वो इसी में चकमा खा जाते थे। तो इसे किसने बनवाया था? एक राजपूत शासक थे जेसल, उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था, और ये काफ़ी पुराना है, 1156 ईस्वी का है ये किला इतना फेमस है कि यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, कई सारे ब्रांड जो हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यहाँ पे शूटिंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है। द गोल्डन फोर्ट, सोनार का किला, जैसलमेर किला। चलिए इसी प्रकार से राजस्थान की शान में अगला प्रश्न प्रस्तुत है। किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है? तो ये है कुंभलगढ़। क्या है ये? कुंभलगढ़ दुर्ग। अब ये सभी को पता होना ही चाहिए, कुंभलगढ़ का नाम तो है जो हिस्ट्री के अंदर बहुत ही फेमस है, ठीक है। कौन से ज़िले के अंदर है ये? राजसमंद जिले में स्थित दुर्ग है। किसने निर्माण करवाया था इसका? इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था? 1459 में। इस किले की विशेषता ये है कि इसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है, और देखिए साथ ही साथ 21 फीट चौड़ी है। ओके, और एक फैक्ट इसीलिए इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है कि जो चीन की दीवार है उसके बाद में पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी दीवार ही ये है। अब जैसा कि प्रश्न में है कि उच्च भाग कटारगढ़ दुर्ग कहलाता है, तो बिल्कुल इस दुर्ग के अंदर में एक और गढ़ है कटारगढ़ नाम से, ठीक है, कटारगढ़ नाम से वो जाना जाता है, और इसमें 7 विशाल द्वार हैं, इसके जो हैं प्राचीर हैं। इसके अलावा इसका जो सबसे ऊपरी भाग है उसमें क्या है? बादल महल है और कुंभा महल भी है, ठीक है, बादल महल और कुंभा महल। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये फेमस हो जाता है। बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि बात है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है? कुंभलगढ़ है। कुछ राजकुमार की छतरी भी यहाँ पर है। पन्ना धाई की बात होती है, उदय सिंह की बात होती है, तो वो भी इसी से रिलेटेड होती हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही फेमस है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो उच्च भाग कटारगढ़ है वो दुर्ग कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। कहाँ पर है? राजसमंद में है। किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनाया था इन 1459। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये सिरोही में स्थित है, आबू पर्वत पर, ठीक है, आबू पर्वत सिरोही में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कितने मंदिर हैं? तो ये 5 मंदिरों का एक समूह है। टोटल कितने मंदिर हैं यहाँ पर? 5 मंदिर हैं। कहाँ पर है? माउंट आबू नगर में है। कौन से ज़िले में है? सिरोही ज़िले में है। कब हुआ था? 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में ये हुआ था इसका निर्माण, ठीक है, 11 से 13th शताब्दी। जैसा कि आपको पता ही है ये जैन मंदिर है, तो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके प्रति ये समर्पित हैं। अब इसमें सबसे प्राचीन मंदिर की बात की जाए तो एक मंदिर है यहाँ पर, कौन सा है? ये है विमल वासाही। और ये जो विमल वासाही मंदिर है ये किसको समर्पित है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर को समर्पित है। यदि हम और फेमस मंदिर की यहाँ पर बात करें तो वो कौन से हैं? एक 22वें नंबर पर तीर्थंकर आते हैं, कौन से? नेमिनाथ जी, ठीक है। तो ये जो तीर्थंकर हैं इनके ऊपर समर्पित एक मंदिर है। जिस प्रकार से ये विमल वासाही है वैसे ही यहाँ पर एक और मंदिर है, इसका नाम है लूण वासाही, ठीक है, ये वासाही एज इट इज आ जाएगा। तो जो विमल वासाही है वो प्रथम तीर्थंकर के लिए है, ऋषभ देव जी, ठीक है, और यहाँ पर नेमिनाथ जी 22वें तीर्थंकर हैं और उनके लिए मंदिर कौन सा है? लूण वासाही। किनके द्वारा बनवाया गया ये? आपने नाम सुना होगा इनका, दैट इज़ वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों द्वारा ये बनवाया गया। कुल मिलाकर ये जो मंदिर है बहुत ही इनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर संगमरमर के पत्थर से ये बनाए गए हैं और बहुत ही बारीक तरीके से यहाँ पर नक्काशी की गई है जो कि देखने लायक है।
अगला प्रश्न है खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो खाटू में स्थित है और ये कहाँ पर है, सीकर में है। बहुत ही फेमस है अगेन खाटू श्याम जी का मंदिर। सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस, हिंदू धर्म से ये रिलेटेड है। इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा रूप सिंह चौहान ने। खाटू श्याम जी जो थे इनके पिता का नाम क्या था, घटोत्कच था। और कई प्रकार की कहानियाँ जो है भगवान के नाम सब कुछ इनसे जुड़े हुए हैं, कई सारी स्टोरियाँ बनी हुई हैं इनके नाम पर। फाल्गुन माह में इनका मेला लगता है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो रणकपुर जैन मंदिर पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाली में। श्री एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है, ये स्थित है उदयपुर में। और देखिए हर एक मंदिर से जुड़ी हुई कोई ना कोई घटना है, कोई स्टोरी है, तो आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट इनमें बना रहेगा। ऋषभ देव जी का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में ही स्थित है ऋषभ देव जी का जैन मंदिर। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश, बात आएगी मेवाड़ की और इसमें बात आएगी किसकी, विजय स्तंभ की। तो भारतीय मूर्तिकला का जो शब्दकोश है वो क्या है, विजय स्तंभ है। सारे वही पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनी ठनी चित्रशैली किस शैली का है, तो ये है किशनगढ़ चित्रशैली का, किशनगढ़ बनी ठनी। मंदिरों का विकास किस काल से माना जाता है, तो ये है गुप्त काल से। मंदिरों का विकास गुप्त काल से माना जाता है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है, ठीक है। मिट्टी से क्या बनती है, मूर्तियाँ, और उन्हें आग में पकाया जाता है ताकि वो थोड़ी सी सख्त हो जाए, ठीक है। तो जब आग में पकाया जाता है मिट्टी को तो उसे कहा जाता है टेराकोटा। क्या कहा जाता है, टेराकोटा। सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये है जैसलमेर में स्थित है। पता होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हवेली, इतनी सारी जो हवेलियां हैं वो सभी के सभी कहाँ पर है, जैसलमेर में है। फिर ये हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन आ गया आपका कि मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, अलवर में, अलवर। सभी पूछे क्वेश्चन है फिर से। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, बात 84 खंभों की हो रही है तो याद रखिएगा बूंदी। कौन से जिले में है ये, बूंदी में। किस शैली के चित्रों में कदम्ब वृक्ष को अधिक महत्व दिया गया है, तो ये जो शैली है ये उदयपुर की शैली है। कहाँ की है, उदयपुर की। 84 खंभों की बात आई थी तो हमने बूंदी लगाया था, ठीक है। वहीं अगर 32 खंभों की छतरी की बात आती है और वो किस दुर्ग में है ये पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है ये, रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है। यहीं पर समाप्त होते हैं हमारे क्लास 8 के क्वेश्चन, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे क्लास 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जी के।